हेलो, गुड इवनिंग सभी को। और सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से अपन सब मिलके और इंडिया में जो व्याधिग्रस्त लोग हैं, जो रोगी है, उनकी चिकित्सा में अपना पूरा योगदान देंगे। और ऐसा कहते हैं ना आयुर्वेद में कि अ, चिकित्सा करने से पहले दो बेसिक चीजें होती है, एक तो शास्त्र का ज्ञान और दूसरा होता है अपना प्रत्यक्ष कर्म दृष्टा होना। तो शास्त्र ज्ञान जो है उसी प्रोसेस का हिस्सा है आपका एआईपीजीटी। और आपके शास्त्र ज्ञान की स्पेशलिटी को चेक करने का जो टेस्ट है वो है आपका, ये जो आ रही है उस 6 तारीख को। और 2024 के एआईपीजीटी में अनफॉर्चुनेटली जो रिसेंट बैच के बच्चे हैं अधिकतर स्टेट के, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इंटर्नशिप कंप्लीट होने की जो डेट है उसके आई थिंक जुलाई लास्ट 31 जुलाई तक होने की वजह से पहले जो ए पीजीटीज हुई है उनके अंदर अक्टूबर नवंबर तक की कट ऑफ डेट दी थी इंटर्नशिप कंप्लीट होने की। बट इस बार ऐसा नहीं किया। तो पॉइंट पे आते हैं और ए पीजीटी के पेपर की बात करते हैं। यस, आपके पास में अगर कोई ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रखे हैं उनको अपन पहले ले लेते हैं, तब तक बाकी बच्चे और क्वेश्चन डाल देंगे। जो आज का जो अपना सेमिनार है या वेबिनार है उसके अंदर अभी कुछ बच्चों को क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन प्लीज यहाँ डाल दीजिएगा, मैं एक साथ देख लूंगा। जो अपना आज का सेशन है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है या जहाँ जो इसका बेस है आज का, वो है कि एपीजीटी का पेपर किस तरह से अटेंड किया जाए। देखिए, एपीजीटी के पेपर में आप सब 120 क्वेश्चन आएंगे। और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। और जो आप अटेंड नहीं करेंगे उसके लिए कोई माइनस प्लस नहीं है, लेकिन अगर आप अटेंड करते हैं और वो सही आंसर है तो आपको +4 मिलेंगे, और गलत है तो -1 मिलेगा। पिछले 4-5 साल से, इवन ये मान लीजिए जब से एपीजीटी की फॉर्म में ये एग्जाम स्टार्ट हुआ है, उससे पहले स्टेट वाइज होता था ये, जैसे उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब का अलग अलग। लेकिन जब से एपीजीटी स्टार्ट हुआ है, शुरू के 2 साल को छोड़ दें, 17-18 को, 19-20-21-22-23 के जो पेपर्स हैं उनको देख के एक बात ठीक ठीक समझ में आ जाती है, और वो ये है कि एपीजीटी का जो पेपर का पैटर्न पहले हुआ करता था 1 वर्ड में, वो नहीं है अब जो एपीजीटी का पैटर्न है वो इस तरह का है कि अगर डेप्थ में उसका नॉलेज रखते हैं किसी भी टॉपिक का, तो ही आप आंसर्स कर पाएंगे। और इसका सीधी सी अगर बात करें, इसका पैटर्न जो है उसको समझने की, तो जो एपीजीटी के पेपर्स है वो अब 1 वर्ड से हटके और प्रॉपर आपको सब्जेक्ट के बारे में, उस रिलेवेंट टॉपिक के बारे में 360 डायमेंशन में आपको नॉलेज हो, तो आप इजीली उस पेपर को कर पाते हैं। पहले क्या होता था 1 वर्ड में कि एक कोई टॉपिक है उसमें याद कर ले, इसका एक शब्द है बस, इससे ही आंसर हो जाएगा, यही आएगा। अब वैसा नहीं है। पेपर की बात कर रहे थे अपन, 120 क्वेश्चन जो है, अभी मुझे पता है कॉमन क्वेश्चन जो आएंगे, कितने क्वेश्चन करने चाहिए क्या, इन सब आप बातों को अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। और अच्छा रैंक लाने के लिए कौन से टॉपिक्स पे जोर देना चाहिए, कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, हालांकि इसके लिए यशार्थ के साथ में एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है जिसमें इन सवालों के जवाब दिए थे, तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल पे डला होगा। बाकी आज अपन पेपर पे फोकस होके बात करें कि एपीजीटी के पेपर को अटेंड कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स बच्चे इस पेपर को अटेंड करते टाइम पर करते हैं, और किन किन चीजों को अपने को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि एपीजीटी का जो पेपर है उसको किस तरह से करें। तो एपीजीटी का पेपर है उसको डेफिनेटली 3 राउंड में करना चाहिए। और इन 3 राउंड में जो फर्स्ट राउंड में आप पेपर में क्वेश्चन अटेंड करते हैं, ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको क्या करना होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके 4 ऑप्शन पढ़े, और आपको सिंपल सीधा आंसर याद आया कि ये इसका ये होता है, और आप कॉन्फिडेंस के साथ में वो आंसर कर रहे हैं।
चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो, इस फर्स्ट राउंड में जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि अक्सर जो फुल टॉस क्वेश्चन होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं कि लॉलीपॉप क्वेश्चन, वो इजी क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि इजी क्वेश्चन को बच्चा जब पढ़ता है तो खुश हो जाता है कि हाँ अरे ये तो मेरे को आता है, ये तो वही, लेकिन उसके चार ऑप्शन नहीं पढ़ता है। और इस चक्कर में कई बार इजी क्वेश्चन जो है वो आते हुए भी ध्यान नहीं रखने की वजह से गड़बड़ कर जाते हैं अपन उसमें, वो नेगेटिव में चला जाता है। तो फर्स्ट राउंड की जो बेसिक थीम है वो ये है कि इसमें आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन आप बहुत इजीली याद है और बहुत इजीली आप कर पा रहे हैं, जिसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ रहा, बहुत ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ रहा, कुछ करना नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मासा अनुमासिक वृद्धि से कोई क्वेश्चन आता है और उसमें प्रश्न में आता है कि सुश्रुत के अनुसार 5वें माह में कौन सा भाव जो है उस की वृद्धि होती है या उत्पत्ति होती है, और ऑप्शन आ जाए मन बुद्धि इस तरह से, तो आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ 5वें में लिखा हुआ कि 5वें मन है। या अगर छठे का पूछे तो आप बोलिए छठे मंत्र में जो है बुद्धि है। तो सीधा वन वर्ड टाइप क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चंस पूरे पेपर में आपको, ऐसे क्वेश्चन कम से कम ये मान लीजिए 120 में से 50 से 60 क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिलेंगे। फिर उसके बाद में आते हैं इस राउंड के बाद सेकंड राउंड पे। सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड में ऑन एन एवरेज आप 50 से 60 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है, जैसे मल्टीपल सेंटेंस सेंटेंस रिलेटेड है, एआर टाइप के क्वेश्चन हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन हैं, जिनमें आपको पहले रफ में ऐसे देखना पड़ेगा कि फर्स्ट का क्या आ रहा है, सेकंड का क्या आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेकंड राउंड में करने चाहिए। और मोटा मोटा अनुमान ये रहता है कि इस सेकंड राउंड में आपको 25 से 30 क्वेश्चन जिनमें आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है वो करने होते हैं। अब इस तरह से अपन आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में आता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड या तीसरे राउंड में आपको वो क्वेश्चंस फिर से देखने होते हैं जो क्वेश्चन आप पहले और दूसरे राउंड में नहीं कर पाए। बेसिक बात यह है कि थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको ठीक से याद ही नहीं आए। आप या दो ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज हैं, या आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है। जब आप थर्ड राउंड में जाते हैं और इन क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और इनके ऑप्शंस पढ़ते हैं, और इससे पहले क्योंकि आप 2 राउंड कर चुके हैं, तो इनमें से मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन आराम से आपको याद आ जाते हैं, या फिर आप जो है 10 क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ इसका ये आंसर होगा। इस तरह से 3 राउंड में पेपर करना है। फर्स्ट राउंड में 60 के अराउंड क्वेश्चन करना है, सेकेंड राउंड में आपको 30 के अराउंड क्वेश्चन करना है, और थर्ड राउंड में 10 to 12 इस रेशियो में आपको क्वेश्चन करने हैं। तो जो एवरेज पेपर है उसमें 100 से 105 के बीच में क्वेश्चन अटेंड किए जाते हैं, और तीनों राउंड का मिला के और लगभग इतना ही बैठता है। एआईपीजीटी के क्वेश्चन पेपर को करते समय होने वाली जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, अगर उनकी अपन बात करें, तो फर्स्ट चीज है कि आप क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ रहे। बहुत से क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, आप वो मिस कर गए। बहुत से क्वेश्चन जो है उनको आप ओवरलुक कर जाते हैं कि आपने लाइन देखी और आपने सोचा कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। अब मान लीजिए आपने जब पढ़ा था तो आपने कोई उस लाइन का पर्टिकुलर वर्ड से उस लाइन को पहचानने के लिए आपने देखा कि ये आएगा तो ये आंसर होगा। अब आपने स्टार्टिंग से आधे तक वो श्लोक पढ़ा और फिर देखा ये श्लोक तो बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल ही जाना पहचाना नहीं है, अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं है, और आपने वो लाइन आगे की आधी लाइन पढ़ना जो है उसमें आलस कर गए। और पता चलता है एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद में ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद था, लेकिन आपने श्लोक पूरा पढ़ा ही नहीं। कई बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद में भी आंसर याद नहीं आए तो ऑप्शन पढ़ के आंसर याद आ जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चाहे जो हो जाए, चाहे कितना ही इजी लगे, चाहे कितना ही टफ लगे, आप चारों ऑप्शन पूरे अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ें। उसके बाद अगर आ रहा है तो उसका जो आंसर बनता है वो आप टिक कर दें, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन की लेंथ जो है वो आजकल बड़ी आती है, तो बड़ी लेंथ को देख के और उसके ऑप्शंस बड़े बड़े होते हैं उनको देख के, और प्लीज आप ये आलस नहीं करें कि यार अब इतना सारा कौन पढ़ेगा, ये तो शुरू से ही लग रहा है जैसे कभी पढ़ाई नहीं है। ये मत कीजिएगा। जो बेसिक कॉमन मिस्टेक है, जिसमें इवन बहुत अच्छे से जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई करी होती है वो भी इस एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस वजह से या तो गलत अटेंड कर जाते हैं, या अटेंड ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं उन क्वेश्चंस को। तो जो बेसिक बात है वो पहली बात कि आप पूरा प्रश्न पढ़ें,
आप चारों ऑप्शन पढ़ें, चाहे क्वेश्चन कितना ही इजी हो, चाहे क्वेश्चन कितना ही टफ। क्लियर। सेकंड पे आते हैं, दूसरी चीज जो कॉमन प्रॉब्लम है। एक्चुअल में जब आप एग्जाम हॉल में जाके बैठते हैं और जब आप एग्जाम का जो डे होता है या जिस दिन आप सेंटर पे जाते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपको ही डर लग रहा है। सबको डर लगता है, सबको, ईच एंड एवरीवन। आज अगर मेरा कहीं भी कोई एग्जाम होगा तो जो एग्जाम की वजह से जो स्वाभाविक डर होता है वो मुझे लगेगा ही। आप एग्जाम दे रहे थे 10वीं का, 10th का, 11th का, 12th का, आप 8th का, 7th का कोई भी एग्जाम दिया होगा, तो उस एग्जाम में आपको जो एक स्वाभाविक डर होता है ना एग्जाम के, यार यार आज परीक्षा है, आज एग्जाम है, पता नहीं क्या प्रश्न आएंगे, ये जो कॉमन चीज है, जो एक सामान्य मनुष्य का स्वभाव है, तो वो लगेगा ही। चाहे आपकी फर्स्ट रैंक आने वाली हो और चाहे आपकी 10,000 रैंक आने वाली हो। डर वो है ना, एक कोई एड वेड आता है किसी कोल्ड ड्रिंक का, डर सबको लगता है भाई। तो इस बात को एबनॉर्मल में नहीं लेना है कि यार मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, क्या होगा, सबको उतना ही लग रहा है। बात समझ पा रहे हैं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे पूरे साल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और इवन जो क्लासेज हैं उनके टेस्ट बहुत अच्छे से देते हैं, उनमें अच्छी रैंक आती है उनकी पूरे साल। लेकिन मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, अभी 3 साल पहले का एक बैच था, उसके अंदर एक लड़की थी टॉपर, उसको देखा है। और पिछले 2 साल से मैंने जो बैच है उसके अंदर एक एक बच्चे ऐसे देखे जो हर एग्जाम में टॉपर। आज उनसे एग्जाम लिखवा लो, बस एपीजीटी का नहीं होना चाहिए, बाकी कोई लिखवा ले, वो टॉप कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही एपीजीटी में जाते हैं और वहां पर उनको ये होता है कि अरे यार अब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डर लगना सामान्य बात है। मुझे इतना डर लग रहा है, इस बात से और नहीं डरना है। कोई बात नहीं, डर लग रहा है, एग्जाम में सबको लग रहा है, लेकिन जब पेपर सामने आ जाए तो डर खत्म हो जाना चाहिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हो, उस टाइम फिर ये नहीं सोचना चाहिए अभी इतना तो डरने का मतलब, फिर तो आप पेपर ही नहीं कर पाओगे। जब आपकी स्क्रीन चालू हो जाए, आपका टाइम चालू हो जाए, तो आपको 120 क्वेश्चन जब तक आप करते हैं 2 घंटे में, तो आप इतने ओरिएंटेड होने चाहिए। और जो बच्चे, अधिकतर बच्चे ऐसे ही होते हैं कि ये जो है ना अपना एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, उस टाइम पे जैसे स्क्रीन चालू होती है डर वर सब गायब हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे, रेयर बच्चे जो हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। अब उनके सामने जब स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आता है तो और घबरा जाते हैं। देख भाई, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस दिन से तैयारी करनी शुरू करी थी उस दिन अपने को पता था कि अपन बीएमएस हैं, और ये एग्जाम दे रहे हैं तो भी बीएमएस हैं। अपने पास में खोने को कुछ है ही नहीं। अपनी बीएमएस की डिग्री है वो कोई ले नहीं सकता, चाहे एपीजीडी की रिजल्ट जो भी आए। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर इस डर के साथ परीक्षा दी तो पूरी साल जो प्रिपरेशन करी है वो पूरी प्रिपरेशन जो है उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। वो पूरी प्रिपरेशन और जो पूरा दिया हुआ टाइम है वो सारा का सारा यूं ही चला जाएगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि एग्जाम देने जब बैठो ना, जब पेपर चालू करो, तो पेपर चालू होने के बाद में ये डर खत्म हो जाना चाहिए कि मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। ये 2 घंटे में तुझे ही तय करना है। कार्य कारण का यही तो सिद्धांत है कि भाई हर कर्म जो है, जो भी कर्म घटित होता है उसमें कोई ना कोई कारण होता। अब अगर तू भयभीत रहेगा तो आयुर्वेद के हिसाब से सोच के देख ले, इंद्रिय अपने अर्थों को सही से ग्रहण नहीं कर पाएगी। अब सही से ग्रहण नहीं कर पाएगी तो प्रत्यक्ष में बाधाएं उत्पन्न होगी कई तरह की। जैसे नहीं लिखा हुआ है प्रश्न में तो नहीं नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि मन तो कहाँ गया, मन जो है वो भय के भाव से भरा हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि आप जिस दिन एग्जाम देने जाए और अपने कंप्यूटर पर बैठे तब तक आप डरें। ये बहुत नेचुरल है। और अगर डरेंगे ही, डर लगना भी चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये सिलेक्शन को रोकने वाली चीज नहीं है यहाँ तक। लेकिन स्क्रीन चालू होने के बाद में डर लग रहा है, ये गलत है। एटलीस्ट स्क्रीन चालू हो जाए, पहला प्रश्न सामने आ जाए, तब तो इस तरह से खेलो कि मैदान के अंदर आ चुके हैं, अब तलवारें चलानी ही पड़ेगी। अब अगर तुम तलवार लेके खड़े हो कि कोई मुझे मार देगा तो पक्के मारे जाओगे भाई। इतना सा पॉइंट है मेरा। तो जब भी स्क्रीन आपकी चालू हो उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि अब अपन ग्राउंड में आ चुके हैं और आज ऐसा खेलना है। भाई सबसे पहले तो ये आप बोल लीजिए खुद को, या सोच लीजिए कि इससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हो सकता।
नुकसान क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स, कि सिलेक्शन नहीं होगा। ये सोच के कि हाँ मैक्सिमम नुकसान ये हो सकता है, लेकिन मैं खेलूंगा बहुत अच्छे से, मैंने पूरी साल जो पढ़ा है वो एक एक चीज जो इस पेपर में पूछी जाएगी वो मैंने एक एक चीज पढ़ रखी है। तो मुझे बस इतना सा करना है कि चार ऑप्शन मेरे सामने हैं, मुझे ठीक से ये याद आ जाए कि मैंने इस चीज के बारे में इन चारों में से जो भी पढ़ा है वो सबसे रिलेवेंट ऑप्शन कौन सा। यही तो पूछा जाता है, एग्जाम का मतलब क्या है एमसीक्यू बेस का, कि जो पूछा जा रहा है उसमें चार में सबसे ज्यादा रिलेवेंट कौन है। तो मेरा पॉइंट इतना सा है कि एग्जाम में बैठने के बाद में डरने की जरूरत नहीं है। पहला मैंने पॉइंट आपको बताया है एग्जाम में ध्यान रखने का, कि आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप एग्जाम हॉल तक डर रहे हैं तो ओके, लेकिन पेपर स्टार्ट होने के बाद में नहीं डरें। तीसरा, तीसरी जो सबसे अहम बात है, बहुत सी बार ऐसा होता है क्योंकि ये सारे एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन होते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि इतने सारे बच्चे एग्जाम देंगे, इतने सारे कंप्यूटर और सिस्टम इनसे रिलेवेंट है, तो कोई कंप्यूटर उस टाइम पर काम करना बंद कर जाए। और अक्सर ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे केसेस ऐसे आंखों के सामने हुए हैं कि किसी बच्चे की प्रिपरेशन एक नंबर की थी, लेकिन वो जिस कंप्यूटर पे बैठा वो बीच एग्जाम में खराब हो गया, या उसकी स्क्रीन चलना बंद हो गई, या कर्सर चलना बंद हो गया। तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही ये पता चल जाएगी ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, आप कोई भी छेड़छाड़ सिस्टम से करना बंद कर रहे हो, सीधा जो विजिटर है उसको बोलेंगे सर मेरा पीसी बंद हो गया है, मेरे को चेंज करना है। और जैसे ही, या फिर मेरा जो सिस्टम उसको चालू करा, तो वहां वो सारा कुछ रिकॉर्डेड होता है। तो वहां अगर आपका पीसी मान लीजिए 5 मिनट बंद रहा, या 10 मिनट आपके खराब हुए, तो वो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। 15 मिनट खराब हुए तो एग्जाम के बाद में 15 मिनट बाद में आपको मिलेगा, क्योंकि वो आपको नए पीसी से लॉग इन कर पाएगा। और इतनी सुविधा होती है कि अगर आपका टाइम खराब हुआ है तो वो टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, पेशेंस के साथ में रहना है, कि हाँ ठीक है यार मशीन खराब हो गई, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, दूसरी मशीन से लॉग इन कर लेंगे, जितना टाइम अपना खराब हुआ वो टाइम अपने को एक्स्ट्रा देंगे। या फिर जो क्वेश्चन आपने किए वो आपको जैसे आप उधर लॉग इन करोगे तो वहां पे वो करे हुए शो कर देगा, मार्क करेंगे। ठीक, इन केस मान लीजिए ऐसा नहीं भी होता है और मिड एग्जाम में आपके साथ में ऐसा होता है, तो जो क्वेश्चन आपने करे हैं, जो ऑलरेडी आपने सोच समझ के टिक कर दिए हैं, तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट भी करते हो तो सिर्फ टिक करने में, क्योंकि डिसाइड तो आपका हो रखा है ना, बिग डिसाइड तो आपका हो गया ना कि जो पीसी है वो जो पेपर है उसमें किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पॉइंट ये है कि आप उस जगह पर दूसरे पीसी में लॉगिन कर लें, घबराने की जरूरत नहीं है। और बहुत बिना किसी हड़बड़ाहट के वहां पर जो भी विजिटर हो कि सर ऐसा है कि ये सिस्टम बंद है, प्लीज आप एक बार देखिए इसको चालू करवाइए, उस चीज के लिए होल को सिर पे उठाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आप वहां हो हल्ला मचाएंगे ना तो उसका प्रभाव और किसी पे नहीं आएगा, सबसे ज्यादा आपके रिजल्ट पे आएगा, क्योंकि आप अनस्टेबल हो जाएंगे, दिमाग ठिकाना ही नहीं रहेगा, तो फिर आंसर कैसे करेंगे आगे क्वेश्चन का। और टिक करने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर ऐसा हो भी जाए तो भी, अगर आपके क्वेश्चन आपने जो है पूरे पढ़ लिए हैं और ऑप्शन आपने पक्के कर लिए कि इसका तो ये है, तो उनको मार्क करने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, और वो आधा घंटा तक एक्स्ट्रा देने को तैयार होते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप? तो मेरा कहने का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि अगर पीसी या कुछ भी खराब हो जाए या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस केस में घबराए नहीं। मशीन है, और जो चीज खराब होने की है वो हो सकती है, इसमें क्या है, फोन भी तो खराब होता है, कंप्यूटर खराब होता है, गाड़ी खराब होती है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। ठीक है, तीन बातें बेसिक बेसिक सी है। पहला, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ऑप्शन चारों पढ़ने हैं, पहली चीज। दूसरा, कि जब आप ये राउंड में करें, आप जो भी पेपर करें, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम ओके नहीं है तो आप तुरंत उनको इन्फॉर्म कर दे जो वहां पर है उनको। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं कि एग्जाम जब आप देने जाते हैं या जब आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं और एक जगह पे या कुछ क्वेश्चन के केसेस में आपके साथ ऐसा होता है कि 50-50 में आ जाते हैं आप, कि यार इन दो में से एक कोई आंसर है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए। देखिए मुझे जहां तक लगता है, तीन तरह के पेपर मान लो आप एपीजीटी के, एक जैसे माइल्ड मॉडरेट सीवियर टाइप, इस तरह से आप डिवाइड कर लेते हैं अपन। माइल्ड मतलब इजी है, सबसे इजीएस्ट पेपर है, मॉडरेट मतलब एवरेज टाइप का पेपर है, और
सीवियर मतलब बहुत टफ पेपर है। जितना पेपर टफ आएगा पढ़ने वाले बच्चों को उतना ही फायदा होगा। बहुत क्लियर कट बात है ये। भले ही वो देख के वो घबरा जाएंगे पर मार्क्स अच्छे आएंगे उनके, क्योंकि ये प्रतियोगिता है। यहाँ 120 में से ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सोच सही है कि 80 सही है। यहाँ फर्क इस बात का पड़ता है कि आपसे ज्यादा कितनों के सही हैं। मान लीजिए 120 नंबर, 120 क्वेश्चन का पेपर है और 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कभी जिंदगी में पढ़े ही नहीं और ये क्या है समझ ही नहीं आ रहे। और अगर आपने पूरी साल भर अच्छे से मेहनत करी है, संहिताओं से, नोट से, क्लासेस से, टेस्ट सीरीज, और आपको ये 50 क्वेश्चन कहीं नहीं मिले हैं, तो यकीन मानिए वो 50 क्वेश्चन किसी को नहीं मिले हैं। वो 30 क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन, जितने भी जो क्वेश्चन, इतना तो भरोसा होना चाहिए यार कि एक साल मैंने अगर ढंग से तैयारी करी है तो जो मुझे नहीं आ रहा है ना वो किसी को नहीं आ रहा होगा। तो बहुत ही ज्यादा पेपर हार्ड लगे जिसमें आउट ऑफ सिलेबस टाइप के क्वेश्चन हो या बिल्कुल ही वैसे रद्दी क्वेश्चन डाल दिए गए हो कि जिनका कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पूछें, क्या कैसे पूछें, और आप सोचते हैं ऐसा होता नहीं, ऐसा होता है कई बार, पेपर ऐसा आ जाता है। तो आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। उस केस में मेरे हिसाब से 90 to 95 क्वेश्चन अटेंड कर लेने चाहिए, इतने बहुत है। मतलब 25-30 क्वेश्चन छोड़े जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मीडियम टाइप का पेपर है, आपको 100-105 के बीच में क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। बहुत इजी पेपर है तो आपको 105 से 110, मतलब 105 से 110 के बीच में प्रश्न अटेंड करने चाहिए। अब जब आप राउंड लेते हैं या राउंड करते हैं क्वेश्चन का, तो इजी पेपर के अंदर आपके फर्स्ट राउंड में 80 से 90 क्वेश्चन हो जाएंगे, सेकेंड राउंड में कुछ बचेगा नहीं, मतलब बहुत कम 15 क्वेश्चन बचेंगे। अब मॉडरेट और यूं कह दीजिए कि एवरेज पेपर और हार्ड पेपर, इन दो पेपर में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको लेके आप 50-50 में रहेंगे कि यार ऑप्शन सी भी है, बी भी है। ऐसे 15 क्वेश्चन होंगे जिनके दो ऑप्शन आपको परेशान करेंगे। देखिए, अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट है, मान लीजिए कि पेपर बहुत हार्ड है लेकिन आपने राउंड में करा तो आपके 95 के आसपास में क्वेश्चन अटेंड हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 वालों को छोड़ देना चाहिए। 95 क्वेश्चन है, पेपर टफ है, और अब अगर आप 50-50 के चक्कर में तुक्के मारोगे ना, तो जो नंबर आ रहे हैं ना उनका नुकसान होगा, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि मीडियम टाइप का, एवरेज टाइप का पेपर है और आपके 100 से 105 के बीच में क्वेश्चन हो चुके हैं, तो भी मुझे लगता है कि जो 50-50 टाइप के हैं जिनके दो ऑप्शन को लेकर आप कंफ्यूज हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। और बहुत मुश्किल है कि आप एग्जाम में दो ऑप्शन में जिन क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं उनको छोड़ पाना, कि मन नहीं मानता ना यार, पढ़ा हुआ तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है, क्या था, ये था कि वो था, ये रहता है। इस द्वंद से निकलने का एक ही तरीका है, आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेंड कर ली। अब मान लीजिए कि मीडियम टाइप का पेपर है, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन अटेंड हुए 90 और आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो फिर अगर आप 50-50 वाले केस में भी जाते हैं ना, मतलब मान लीजिए 15 क्वेश्चन है जिनके दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है, तो उस केस में आप दो में से एक भी अगर करें तो उन क्वेश्चन का करें जो चरक सुश्रुत से रिलेवेंट हो। क्योंकि जनरली जो चरक सुश्रुत के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भले ही दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, लेकिन इस बात के ज्यादा चांस है कि दो में से जो भी आप उस टाइम अपने विवेक से चूज करेंगे वो सही होने के ज्यादा चांस उन क्वेश्चन के हैं जो चरक सुश्रुत के होते हैं। मॉडर्न के किसी भी क्वेश्चन में कभी भी तुक्का मारने की बिल्कुल गलती मत करना। मॉडर्न के किसी क्वेश्चन में अगर 50-50 हो, छोड़ देना। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप 50-50 वाले केस में भी जाते हैं तो एटलीस्ट बृहत्तरी की संहिताओं तक 50-50 में आप दो में से एक ऑप्शन चूज करेंगे तो ज्यादा चांस है कि सही होगा वो जो आप कर रहे हैं। मॉडर्न के क्वेश्चन में 50-50 में सही होने के चांस कम है। छोटी संहिताओं में भी जो 50-50 वाले ऑप्शन है उससे रिलेवेंट क्वेश्चन है उनके चांस सही होने के कम है, क्योंकि छोटी संहिता को आप डीपली नहीं पढ़ते हैं, तो कोई भी चीज उसके अपोजिट जो आप सोच रहे हैं उसके अपोजिट भी कहीं और लिखी हुई हो सकती है, आपके नोट्स में नहीं होगी या आपने जो पढ़ा है उसमें नहीं होगी। समझ रहे? तो जो 50-50 वाला क्वेश्चन है जिसको डबल डिप क्वेश्चन बोलते हैं अपन, उनको करने का ये तरीका रहता है। अब आते हैं मॉडर्न के लिए, जो सबसे अहम और जरूरी सवाल है
देखिए, आपने 2024 की जो यही पीजीटी देने वाले बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आप में से जिन्होंने भी अगर अभी तक मॉडर्न बिल्कुल पढ़ी नहीं है या हाथ ही नहीं लगाया, छोड़ रखिए, तो अब मत पढ़ना, अब फिर वही पढ़ना जो आज तक पढ़ा है। और अगर आप लोगों ने मॉडर्न पूरे साल में पढ़ी है बराबर, तो भी अब मत पढ़ना। बेसिक बात यह है कि लास्ट के 4-5 दिन में मॉडर्न पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मॉडर्न का सिलेबस ही इतना है कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पूरे टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आयुर्वेद के जो सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस से आने वाले क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी से बहुत कम है। इससे अच्छा है आप काशिफ सारंगधर वाग्भट पढ़ लीजिए फिर से, क्योंकि ये पक्का है कि काशिफ सारंगधर वाग्भट से कुछ ना आएंगे। लेकिन मॉडर्न के जिस टॉपिक को आज आप एग्जाम के 3 दिन पहले 4 दिन पहले 3 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि उसमें से एक क्वेश्चन भी आएगा। तो ये वैसी बात है कि पूरी साल मॉडर्न पढ़ी है तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पूरी साल नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ने से कुछ होना नहीं। इसलिए लास्ट के 4-5 दिन में मेरे हिसाब से मॉडर्न मेडिसिन से रिलेवेंट टॉपिक जो है उनमें टाइम खराब नहीं करके और वाग्भट काश्यप शारंगधर इन 3 संहिताओं पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा छोटी अगर सब्जेक्ट की बात करें तो रसशास्त्र, द्रव्य गुण और पदार्थ विज्ञान, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका एक रिवीजन आपको एग्जाम के जस्ट पहले दिन कर लेना चाहिए। हिस्ट्री ऑल्सो, कि किस साल में कौन क्या है ना, मतलब कौन सी संहिता किस साल की है, किसका राइटर कौन है, और कुछ जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं पुराने, जैसे मलेरिया वाला है, टीबी वाला है, एड्स वाला है, इनसे रिलेवेंट जो भी डेटा है पुराने, उनको एक बार आप देख लीजिए। तो हेल्थ प्रोग्राम, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, देन आपका आता है वाग्भट काशिप सारंगधर, जो लास्ट के दिनों में आपको पढ़ने वाली चीजें। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के पहले दिन चरक सुश्रुत पढ़ रहे होते हैं, और यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। आप एग्जाम से 3 दिन पहले चरक और सुश्रुत मतलब पढ़ना छोड़ दीजिए, उन पे कपड़ा रखिए और उनको नमस्कार कर दीजिए कि जिस दिन एग्जाम दे के आऊंगा फिर मैं चेक करूंगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से क्या है, किसका आंसर क्या है। मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस दिन आप प्रिपरेशन करना चालू करते हैं उस दिन आपकी बुद्धि में ये बात होती है कि चरक और सुश्रुत ही सब कुछ। तो आप पूरी साल बहुत मेहनत करके, बहुत टाइम देके, और जो सबसे ज्यादा कॉन्शियसली अगर कुछ पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा ओरिएंटेड होके अगर कुछ पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा मन लगा के अगर कुछ पढ़ते हैं, तो वह चरक सुश्रुत। चरक सुश्रुत आपकी बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती है, लेकिन एग्जाम ऐसी चीज है कि अगर 10 दिन आगे भी खिसका दी जाए ना, तो जो फर्स्ट रैंक आने वाला बच्चा है वो भी राहत की सांस लेगा कि अरे वाह बढ़िया हुआ, 10 दिन और पढ़ लूंगा। इस और पढ़ लूंगा और थोड़ा और टाइम मिल जाता, तो इन दो चीजों का कोई एंड नहीं है एग्जाम के केस में स्टूडेंट की तरफ से। तो चरक सुश्रुत सफिशिएंटली पढ़ी हुई होती है सबकी, लेकिन वाग्भट काशिप सारंगधर, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, पदार्थ और आयुर्वेद इतिहास, ये जो टॉपिक है, ये जनरली क्या होते हैं कि एक तो ये भूलने में बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे रस है, द्रव्य गुण है, आयुर्वेद का इतिहास, तो इनको तो आपको रिसेंटली पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के जस्ट 1-2 दिन पहले से। एक बच्चों को डायरी बनवाता हूँ जैसे मैं, आप लोग भी शॉर्ट नोट्स बनाते होंगे अपने, तो जो शॉर्ट नोट्स है वो पढ़ने का टाइम होता है एग्जाम के 2 दिन पहले का टाइम। तो चरक और सुश्रुत आप 3 तारीख तक पढ़ सकते हैं, जो भी टॉपिक्स आपके वीक हैं वो कवर कर लीजिए। लेकिन 3 तारीख के बाद में 2 दिन बचते हैं आपके, 4 और 5। इन 2 दिनों के अंदर आपको सिर्फ वाग्भट काशिप सारंगधर और रसशास्त्र, द्रव्य गुण और आयुर्वेद का इतिहास, यही टॉपिक पढ़ने चाहिए। ज्यादा ही आपका मन कर रहा है तो आप छोटी संहिताएं पढ़ सकते हैं, जो 1-1, 2-2 पेज के जिनके शॉर्ट नोट्स होते हैं, जैसे भेल देख ली, जैसे मान लीजिए आपने योग रत्नाकर देख ली। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ध्यान देके पढ़ सकते हैं लास्ट के दिनों में। लास्ट में भी अगर आप चरक संहिता के सूत्र स्थान का 21वां 22वां अध्याय खोल के और उसका गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर वो खाली 21वां 22वां याद रहेगा एग्जाम के दिन, बाकी सब धुंधले हो जाएंगे उसके सामने। बात समझ पा रहे हैं? तो चरक और सुश्रुत आप अगर आप पढ़ना चाहें, रीड करना चाहें, तो आज का दिन जो है वो भी तो आधा बचा हुआ है आप लोगों के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। फिर कल और फिर परसों, परसों रात को जब सोएं तो चरक सुश्रुत रख दें।
एक यहाँ पर जो ध्यान देने वाली एक और जरूरी चीज है, कई बच्चे जो है वो फुल नाइट पढ़ते हैं और मॉर्निंग टाइम में सोते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सुबह 6 बजे तक पढ़ रहा है और 6 बजे सोएगा और वो 10-11 बजे उठेगा। अभी एग्जाम आने वाला है और आपका जो एग्जाम है वो प्रोबेबली मेरे हिसाब से मॉर्निंग टाइम है उसका। अब अगर आप इस पैटर्न को सिर्फ उसी दिन चेंज करना चाहेंगे, तो जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग का उस टाइम सोने का टाइम होगा जिस टाइम आपका पेपर चल रहा होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्लीप हैबिट जो है वो करेक्ट कर लें। इन 5-6 दिन के अंदर आप रात को एटलीस्ट 12-1 बजे तक सो जाएं। 5 से 6 घंटे, से 6 से 6.5 घंटे की नींद जो है वो सफिशियंट है। आप चाहें तो आधा घंटा दिन में भी सो सकते हैं, और अब तो जितना 6-7 घंटे सोएंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप मॉर्निंग टाइम में उठ जाएं, 7 बजे के आसपास जरूर से उठ जाएं। इस तरह से आप सोएं, और दिन में आधा से पौन घंटा जरूर सोएं, भले घंटा भर सोएं। 1 घंटे से ज्यादा तो ना सोएं, पर 1 घंटा आप सो सकते हैं दिन को। उससे दिमाग जो है वो स्ट्रेस फ्री रहेगा, आप रिलैक्स रहेंगे, और चीजें जो है वो हड़बड़ाहट वाली नहीं होगी, इजी वे में होगी, कंफर्टेबल फील करेंगे आप। तो 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए और रात को ही सोइए, मतलब कि सुबह के टाइम पे जगे हुए रहिए, ताकि एग्जाम वाले दिन आप सुबह सुबह लेजीनेस नहीं फील करें, लिथार्जीनेस नहीं फील करें। ठीक है, एग्जाम पेपर पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, पहली बात। दूसरी बात, पेपर राउंड में करना है, 3 राउंड में। तीसरी बात, कितने क्वेश्चन करने हैं, ये तीनों तरह के पेपर्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर बहुत टफ पेपर आए तो 95 के आसपास क्वेश्चन करें, मीडियम टाइप का पेपर आए तो आप 102 103 तक जा सकते हैं, और बहुत ही इजी पेपर है तो आप 110 के आसपास कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन वाला जो पोर्शन है उसको अब नहीं पढ़ना है इन 4-5 दिन में। अगर पहले पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ा है कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर आपने अगर नहीं पढ़ा है तो संहिताएं जो है, आयुर्वेद के जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो यहाँ तो नंबर की वैल्यूएशन है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या पढ़ा है। वो अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आपके नंबर वहां कवर हो जाएंगे। और अब पढ़ने बैठेंगे तो पता चला कि 3 दिन से मॉडर्न पढ़ रहे थे और काशी वागवट सारंगधर पढ़ी नहीं, और मॉडर्न में जिन टॉपिक से पढ़ा उसमें से कुछ नहीं आया। लेकिन अगर इससे अच्छा काश्यप सारंगधर वागवट पढ़ते तो यहाँ से तो गारंटी थी कि यहीं से आएगा। इसलिए मॉडर्न अब नहीं पढ़नी है। रसशास्त्र, द्रव्य गुण और आयुर्वेद का इतिहास जो हिस्ट्री वाला पॉइंट है, उसको आप 5 तारीख को जरूर देखें। मतलब आपको 6 का एग्जाम है आपका, तो जरूर देखना चाहिए। और इसके लिए मैं बच्चों को ऐसे बोलता हूँ कि आप एग्जाम के जस्ट पहले दिन लंच तक जो संहिताएं छोटी बड़ी आपको पढ़नी है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद में ओनली रस, बीजी, पदार्थ, हिस्ट्री, इस तरह के हल्के फुल्के सब्जेक्ट पढ़िए, और रात को टाइम पे सो जाइए। और एग्जाम के पहले दिन शाम को 4 बजे के बाद में चाय कॉफी कुछ भी नहीं पीना है। कैफीन वाली चीजें आपको लेट तक नींद नहीं आने देगी, और वैसे भी उस एग्जर्शन या यूं कह दो स्ट्रेस काइंड ऑफ जो एग्जाम का प्रेशर है वो हल्का फुल्का रहता है, तो नींद आने में देरी हो जाती है। समझ रहे हैं? तो ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, 3-4 दिन आपके पास में है। आराम से भी आप 2 दिन, मतलब 2 तारीख 3 तारीख तक आप चरक सुश्रुत में जो भी आपका ड्यू है या आपको रिवीजन करना है वो कर लीजिए। 4 और 5 तारीख की बात है, 2 दिन की। तो इन दोनों दिनों में आप तीन जो स्पेशल मैंने आपको सब्जेक्ट बोले, वाग्भट, काशिप, सारंगधर, और जो तीनों संहिताएं हैं, और 3 सब्जेक्ट अपन ने बोले थे, पदार्थ वाला पोर्शन और हिस्ट्री वाला, एक पोर्शन दिए हो गया, दूसरा आपका रसशास्त्र और तीसरा आपका द्रव्य गुण, ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत इजी रहेगा, और जो भूलने वाले सब्जेक्ट हैं वो कवर हो जाएंगे। जो भी आपने डायरी या शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो जरूर से 5 तारीख को एक बार पूरे पढ़ लीजिए। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पेपर मैं कुछ कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर, कैन यू परफॉर्म लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आफ्टर? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कितने इसकी प्रिपरेशन चाहिए क्लियर में? अगर 100% मेहनत करो तो आपको 1 साल जो है ना आपका प्रिपरेशन का, उसमें हो जाएगा। बाकी अगर आप पास टाइम है तो आप फाइनल ईयर के साथ में जरूर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एआईपीजीटी की। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप बिल्कुल रिलैक्स होके और अच्छे से पढ़ पाते हैं चीजों को बिना किसी हड़बड़ाहट के। तो फाइनल ईयर बेस्ट टाइम है एआईपीजीटी और इनकी
प्रिपरेशन का, जितने भी कॉम्पिटिटिव्स हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे नेक्स्ट का हो, एपीजीटी में अच्छा रैंक लाने के लिए कौन से टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज करना चाहिए? देखिए, चरक सुश्रुत तो यूनिवर्सल है। वाग्भट काशिप शारंगधर जो है, ये चरक सुश्रुत के जितना ही लगभग पोर्शन कवर करती है, तीनों संहिता है। और बाकी का जो पोर्शन है उसमें बाकी सब कुछ होता है, रस, डीजी, पदार्थ, हिस्ट्री, भाव प्रकाश, और ये आपका भेल, जितनी भी छोटी संहिताएं प्लस मॉडर्न के टॉपिक्स हैं वो। हाँ, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। नेक्स्ट एग्जाम के लिए अमीषा जी मैंने एक सेशन कर रखा है आपके, आप पास लिंक मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, या इनका जो यशार्थ का यूट्यूब चैनल है आप उस पर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट की पूरी बात है उसमें। यस, हाउ कैन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एपीजीटी फ्रॉम फर्स्ट प्रोब में ऑन वाट। देखिए, फर्स्ट प्रोब में अगर आप है ना, तो आप चरक सूत्र 1 से 12 और अष्टांग हृदय वाला जो पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, और एनाटमी और फिजियोलॉजी के जो बेसिक्स हैं उनको प्रॉपर कीजिए। अगर फर्स्ट राउंड में 40-50 क्वेश्चन अटेंड होते हैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ नवनीत जी का क्वेश्चन क्या है ये। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना हो सकता है, ये तो इस पे डिपेंड करता है ना, कि एक्चुअल परसेंटाइल सिस्टम है, तो 50 परसेंटाइल है जनरली। मेरा ऐसा मैंने ऐसा देखा है पिछले साल के जो पेपर्स है उनमें, कि अगर 150 से 200 नंबर के बीच में आता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और बिना क्वालिफाई के ना आप प्राइवेट कॉलेज से भी पीजी नहीं कर सकते। और अगर कोई बोल रहा है कि मैं करवा दूंगा, तो वो ऐसे ही जहां से मैं लेगा, ऐसे किसी ऐसे किसी के भी कोई अगर एजेंट हो कुछ भी हो, तो उसकी बात का यकीन मत करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, लास्ट के 5-6 दिन कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, बहुत है। अगर आप सेकंड प्रॉप में हैं तो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए अलग से कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट पढ़ते रहिए यूजी के, और संहिता स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्राइवेट कॉलेज के लिए बता दिए मैंने मार्क्स आपको, लगभग 150 के आसपास मान लीजिए नवनीत जी, 150, 100। पिछली बार जैसे 130 के आसपास ही था। 150 मार्क्स हैं तो आप श्योर में हैं लगभग। वाग्भट के सूत्र स्थान के को छोड़ के बाकी स्थान को कितना तक पढ़ना चाहिए? देखिए, सूत्र स्थान तो वाग्भट वाला जो पोर्शन है उसका वो है एसेंस, तो हृदय बोला है उसको, तो बाकी वाला जो पोर्शन है उस पे बहुत ज्यादा डेप्थ में या डीपली जाके चरक सुश्रुत की तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां वाग्भट ने चरक और सुश्रुत दोनों को फॉलो नहीं करके और कुछ विशेष बताया है ना, उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पीजी के लिए प्रिपरेशन शुरू करने का बेस्ट टाइम थर्ड ईयर मान लीजिए, अगर आप थर्ड ईयर में है तो फोर्थ ईयर मान लीजिए, अगर आप फोर्थ ईयर में। ज्यादा फोकस डेफिनेटली आयुर्वेद पे, गोविंद पारिक का रिवीजन करना सही रहेगा। देखिए, अगर आपने करेक्शन कर रखे हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं। सेकंड प्रॉप में सबसे ज्यादा फोकस रस शास्त्र, चरक संहिता। बेस्ट कोचिंग फॉर ए पीजीटी गूगल कर लेना भाई। नेक्स्ट की प्रिपरेशन का मैं पूरा इसमें बता चुका हूँ। जनरल में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 150 से 200 के बीच। तारंगर और बेल जो है ना, मेरे हिसाब से अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो ठीक है, लेकिन बुक से अच्छा है कि आप नोट्स जो है ना, प्रॉपर अच्छे नोट्स हो तो उनसे पढ़ेंगे ज्यादा बेटर। टोटल 120 एमसीक्यू आएंगे। मॉडर्न के कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करें? देखिए, मॉडर्न के अंदर क्या होगा ना, इसमें एना, फिजियो, पैथो, मेडिसिन, ये तो बेसिक तो सारे कवर होंगे। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ट्रेंडिंग डिजीज में से आते हैं। जैसे अभी डायबिटीज पे क्वेश्चन आने के चांस हैं, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं उन वो अभी ट्रेंडिंग में है, तो उनसे क्वेश्चन आने के चांस है। इसके अलावा जो ये है आपके डायग्नोस्टिक टूल्स है मॉडर्न के, वहां से कुछ पर्टिकुलर नेम वाले टेस्ट मिलते हैं डिजीज में, उनके पूछने के चांस। विच इज द बेस्ट गाइड फॉर ए पीजीटी अदर देन पारिक? देखिए, अब सही बात यह है कि अब वो समय रहा ही नहीं कि आप किसी गाइड को पढ़ के और ए पीजीटी जो है उसके अंदर रैंक ला पाए।
प्रॉपर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, या यूं कह दीजिए प्रॉपर जो है डिटेल्ड नोट्स अगर हैं आपके पास में और क्लासेस हैं तो आसान है। बाकी गाइड तो पारिक, अगर गाइड में जा रहे हैं तो पारिक ठीक है, बस उसमें जो करेक्शंस हैं वो कर लीजिए आप। फोर्थ इज नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस, शुद्ध पढ़िए आप, और चरक चिकित्सा पर ध्यान दीजिए अगर आप फोर्थ ईयर में हैं तो। गवर्नमेंट सीट्स के लिए कितने मार्क्स लाने होते हैं, 70% लिया फिर हो जाएगा गवर्नमेंट में। इंटर्नशिप में नेक्स्ट और एपीजी प्रिपरेशन कैसे मिले, बहुत आसान है। इंटर्नशिप के साथ में एपीजीटी और नेक्स्ट, एक नेक्स्ट तो भी हुआ नहीं है, एपीजीटी में सबसे ज्यादा सेलेक्ट होने वाले बच्चे वही होते हैं जिनकी इंटर्न चल रही होती है। सर आपके इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल बिल्कुल है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारी इन्फो मिल जाएगी। सर जीके में क्या पढ़े, यार पीडीएफ मैंने ऐप पे डाल रखी है, करंट जीके वाली 2024 की एपीजीटी वाली। इसके अलावा ऐप पे आपको ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे, फाइनल ईयर से रिलेवेंट ऐप पर आपको शालाक्य के नोट्स मिलेंगे। सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। शालाक्य के नोट्स मिल जाएंगे, शालाक्य की क्लासेस मिल जाएगी। इसके अलावा आपको रिसर्च के नोट्स और क्लासेस मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। और जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उनको ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे उसमें। अगले तंत्र के नोट्स मिल जाएंगे, जो फ्री वाला सेक्शन है जिसमें आपको कोई चार्ज वार्ज नहीं करना होता, सिर्फ आप ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करेंगे तो उसमें मिल जाएगा ये सब कुछ। यस। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए उसकी, आप ऑनलाइन टेस्ट जो है वो दीजिए किसी एप्लीकेशन पे या किसी प्लेटफॉर्म पे, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ एपीजीटी क्वालिफाई करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से आप चरक प्रवेशिका और सुश्रुत प्रवेशिका, 2 बुक आती है डॉक्टर शंकर लाल बोर्डक की, 2 किताबें वो पढ़ सकते हैं। और एक गोविंद पारिक के जो नोट्स वाला पोर्शन है वो देख सकते हैं, इससे हो जाएगा आपको क्वालिफाई। सिलेबस कहाँ चेंज हुआ है, बस टॉपिक इधर से उधर करे उन्होंने, इसका इस पे कोई पैटर्न, इस पे एपीजीटी पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो सके पर कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए तो क्वेश्चन पूरा पढ़ो, ऑप्शन पूरे पढ़ो, इसी से होगा यार। और प्रॉपर पढ़ के ही आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा जल्दबाजी में तो फिर पढ़ेंगे कैसे ऑप्शन और क्वेश्चन, फिर गलत होंगे। विदाउट व्हाट्सएप, विदाउट फोन हम अपना कोचिंग एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाट्सएप की नीड नहीं है आपको। लेकिन कोचिंग का जो पर्सनल एप्लीकेशन है वो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उससे सारा कम्युनिकेशन हो जाता है, व्हाट्सएप की नीड नहीं होती। मेजर सही था कि नोट्स अब जो इंस्टीट्यूशन है अपना वो तो नहीं प्रोवाइड करा था, क्योंकि चैप्टर टू चैप्टर पढ़ाते हैं हम लोग, उसका नोट से काम नहीं चलता। एप्लीकेशन का नेम क्या है, देखो आपको एंड्रॉयड में आरजीसी उदयपुर नाम से मिल जाएगा, और जो एप्पल वाले हैं ना वो क्लास प्लस वाला ऐप डाउनलोड कर लेना, और फिर उसमें ORG कोड मांगेगा, तो वो है JEXHY। डॉक्टर यश आपको इसके सेशन के लास्ट में सारी डिटेल सेंड कर देंगे। और क्या क्वेश्चन है भाई। संस्कृत से यार क्वेश्चन तो आते हैं कभी कभार, जैसे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं, कभी नहीं भी आता। ग्लोबल आयुर्वेदा कैसी गाइड है, मैंने नाम सुना है किसी बच्चे से, बाकी ज्यादा मैंने पढ़ा नहीं है एक्चुअली इस गाइड को, तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। सर फोर्थ ईयर स्टूडेंट को क्वेश्चन लगाने चाहिए या सिर्फ पढ़ना चाहिए, फोर्थ ईयर स्टूडेंट है ना उसको पहले संहिता पढ़नी चाहिए, और जैसे जैसे संहिता पढ़े उसके अकॉर्डिंग रोज के रोज क्वेश्चन लगाने चाहिए एमसीक्यू बेस। तुक्का मारने की कोई टेक्निक नहीं भाई, तुक्के के गलत होने के 75% चांस है। तो ऐसी कोई टेक्निक यार मुझे किसी ने नहीं बताई, तो मैं भी तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। लास्ट डे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ऑब्जेक्ट एंड संहिता रिपीट कर दें जो पढ़नी चाहिए, डेफिनेटली ये सही है, लास्ट डे में शॉर्ट सब्जेक्ट और संहिता जो उनका, लेकिन संहिता मतलब चरक सुश्रुत को तो मत पढ़ना 3 तारीख के बाद में, लास्ट के 2 दिन में। एआईपीजीडी की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चरक संहिता अभी तक तो वही है यार, विद्योत में जो टीका आती है काशीनाथ गोरखनाथ वाली। सीआरए भी सिलेबस सेम है एआईपीजीटी वाला। एमएस गवर्नमेंट सीट अगर आपको उठानी है ऑल इंडिया में, तो ये मान के चलिए आपको
टॉप 30 स्टूडेंट में आना पड़ेगा, टॉप 30 में। गवर्नमेंट कितने में निकल जाएगा? 480 का मार्क्स का पेपर है, मतलब 120 जो क्वेश्चन है वो, तो ये मान के चलिए कि आप, आपके अगर 70% के आसपास मार्क्स है तो पक्का हो जाएगा गवर्नमेंट में। एमएस फ्रॉम एनआईए, एमएस फ्रॉम एनआईए के लिए आपको आना पड़ेगा टॉप 20 में। टॉप 20 में अगर आप आएंगे तो एमएस एनआईए। सर कैन वी गिव सीआरयू एग्जाम आफ्टर, सॉरी आफ्टर एजी डिग्री, में समझा नहीं क्या ले, यूजी लिख रखा होगा आपने, यूजी के बाद कैन वी गिव सीआरयू एग्जाम आफ्टर पीजी डिग्री, बिल्कुल दे सकते हैं, पर उसके बाद में पीजी के बाद में सीआरयू देने का कोई सेंस नहीं बनता है। फिर तो आपको एकेडमिक प्लस क्लिनिकल करना होता है ना, प्रैक्टिस वगैरह। फिर सीआरयू को देने का सेंस नहीं, क्योंकि फिर वहां पर एक्सपीरियंस वाला मैटर बड़ा हो जाता है। पीजी देने के बाद में फिर आपको जो सबसे आपके लिए यूजफुल चीज होती है वो होती है आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस। इसलिए कोई सीआरयू में कम लोग प्रेफर करते हैं बाद में जाना, क्योंकि सीआरयू में जाएंगे तो आपको एकेडमिक एक्सपीरियंस मिलता नहीं है फिर। चलिए, मेरे हिसाब से सबके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए होंगे। यस, कोई भी कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है भाई, क्योंकि सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। अच्छा, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर फॉरेन स्टूडेंट? बिल्कुल है, फॉरेन स्टूडेंट के लिए अलग से सीट है। फॉरेन के लिए तो सीजीएन की सीटें होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर ये सीटें अवेलेबल है, एनआईए के अंदर। और अभी जो एपीजी 2024 का ब्रोशर है उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप सेकंड प्रॉप में हैं, तो चरक संहिता बहुत अच्छे से, चरक संहिता कौन से ऑथर, मैं बता चुका ना आपको, विद्योतनी गोरखनाथ काशीनाथ की आती है जो। यस। कोई है भाई, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। अष्टांग की बेस्ट बुक, ये ब्रह्मानंद वाली जो आती है, ठीक बुक है। गवर्नमेंट केसी के लिए वही मार्क्स चाहिए, 70% के आसपास ही। गवर्नमेंट केसी के लिए स्टेट कोटा में फिर भी मेरिट कम चली जाती है, मान लीजिए वहाँ 60 के आसपास ही मिल जाती है कुछ कुछ स्टेट्स, मेडिसिन और सर्जरी दोनों ही। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर कुछ पोर्शन वाइज भी होता है कि चरक से कितना परसेंट आता है या सोशल से कितना परसेंट आता है, परसेंटेज वाइज कितना वेटेज होता है इसमें? डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा है कि वैसे तो ये रेशियो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा जो पैटर्न है वो जनरली ये रहता है कि चरक और सुश्रुत जो है वो ऑलमोस्ट 40 to 50% कवर करते हैं पूरे पेपर का। और जो बाकी की संहिताएं हैं जैसे वाग्भट काशिप शारंगधर, ये 25% के आसपास कवर करती है। और छोटी संहिताएं मॉडर्न, रिसर्च और स्टेट और संस्कृत, ये मिलके बाकी का 25% पूरा करते हैं। और सर कोई एज लिमिट प्रिपेयर करने का? प्रिपेयर करने का एज लिमिट तो है मेरे हिसाब से 45 या ऐसा कुछ होगा, आप ब्रोशर देखेंगे तो आ जाएगा। इस बार का मुझे आइडिया नहीं है, बाकी ऐसा होता तो है। उसमें भी ओके। रिलैक्सेशन वगैरह कुछ होते हैं, आप एक बार ब्रोशर देखेंगे शायद ठीक से सही सही समझ पाएंगे। बट सर कुछ मेरे डॉक्टर फ्रेंड है जिन्होंने 46 या 47 की एज में भी हाँ, क्वालिफाई किया है। मैम उस हाँ। केस में मे बी वो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर होंगे तो उनको रिलैक्सेशन होता है। नहीं सर, प्राइवेट प्रैक्टिशनर है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर है तो फिर उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको डेफिनेटली पूरा किया होगा। एक बार आप ब्रोशर में देख लीजिएगा कि इस बार के ब्रोशर में क्या है, मे बी या तो उन्होंने करा होगा उस टाइम एज लिमिट वगैरह ऐसे कुछ होगी नहीं, या फिर होगी तो बहुत ज्यादा होगी, 50+ होगी ऐसा कुछ। अच्छा सर, मेरी कुछ और क्वेरीज हैं, कुछ पर्सनली मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ सर? आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए अपने नेम के साथ में, मैं पक्का उनको कंसिडर करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है सर, जो दिया हुआ है ना जी लिंक के जी साथ ना। जी जी थैंक यू सो मच सर। जी। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ऐप की लिंक और सर का पर्सनल नंबर व्हाट्सएप कर दिया है। किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो सर से पर्सनली पूछ सकते हैं। जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के।
पढ़ने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आपको संहिता या श्लोक कैसे पढ़ते हैं ये देखना हो तो आप एक काम करना, जो ये अपनी कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है उस पे चरक सूत्र स्थान के 1 से 12 चैप्टर सब बच्चों के लिए फ्री है। तो 12 चैप्टर की क्लास लेना, प्रॉपर बुक लेके बैठना। विद्योतनी टीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे फेमस है चरक की हिंदी की टीका है, संस्कृत प्लस हिंदी, तो उसको देखना और 12 चैप्टर पढ़ना। उससे आपको एक पक्के से ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे पढ़ते हैं संहिता को, श्लोक को कैसे पढ़ते हैं, सारी बात उसमें आपकी क्लियर हो जाएगी। एक बार आप जाना यूट्यूब चैनल पे, आरजीसी उदयपुर नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां शाला की क्लासेस वगैरह वहां पर भी है। तो उसमें आपको ये मिलेगा कि संहिता कैसे पढ़नी होती है या क्या रहता है, वो सारा कुछ उसमें समझ में आ जाएगा। एग्जाम में श्लोक आते हैं चरक से, डेफिनेटली आते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका इस तरह से होना चाहिए कि ऐसा संभव ही नहीं है ना कि पूरी चरक और सुश्रुत रट ले अपन। कहाँ कहाँ क्या क्या रटोगे, इतनी सारी संहिताएं हैं, कैसे रटोगे। तो उनका पढ़ने का तरीका जो है वो आपको वहां एक बार आप लेक्चर लीजिएगा, आपको उससे समझ में आएगा। वो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे याद रहेंगे। समझ पा रहे हैं? यस। गवर्नमेंट मौलिक सिद्धांत के लिए क्या परसेंटाइल क्या है? देखिए, गवर्नमेंट मौलिक सिद्धांत आप पूछ रहे हैं तो ये नॉन क्लिनिकल कोटे की सीट्स हैं, और अगर आप 1000 लोगों में आ जाते हैं तो मिल जाएगी आपको एग्जाम के अंदर। अगर आपकी रैंक 1000 के अंदर आती है तो हो जाएगा काम। चलिए, आई थिंक बहुत है। और कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पूछ सकते हैं, या नंबर पे डाल देंगे तो जब भी मैं देखूंगा तब पक्का आंसर कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि सबके क्वेश्चंस देख पाऊं। On behalf of our Yasart family and all the participants, I would like to thank you, sir, for your valuable time. Your insights were truly valuable and left a lasting impact. Thanks a lot, sir. थैंक यू सो मच। सभी को यही पीजीटी की बहुत शुभकामनाएं। समय पे पढ़ना चालू कीजिए। जो बच्चे अभी इस साल नहीं दे रहे हैं वो संहिताओं को ध्यान में रख के पढ़िए, संहिताओं से ही क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर। और जो एग्जाम दे रहे हैं उनको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिना किसी डर के एग्जाम देना है। एग्जाम सेंटर तक घबरा लेना, पर टेबल पे बैठ जाओ फिर मत घबराना, है ना। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू यशार्थ और पूरी फैमिली को।